न्यूज़ देख के अर्नव के फेस पर तो एक टेबल स्माइल थी, लेकिन रूह तो अलग ही दुनिया की सैर कर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी माँ से तो अच्युत का ऊपर का टिकट तो नहीं कट गया और अब पुलिस उसको पकड़ के लेके जाएगी। अर्नव उसको ऐसे परेशान देख के बोलता है, तुम्हारे तोते क्या जहर खा के मर गए हैं जो ये शमशान घाट जैसी शक्ल बना कर रखी है तुमने। रूह उसकी बात सुन के चिढ़ जाती है। वो उसे थोड़ा घूरते हुए बोलती है, पहली बात ये कि मेरे पास तोते ही नहीं हैं, दूसरी बात ये कि मेरी शक्ल आपसे तो लाख गुना बेटर है। लड़कों की लाइन लग जाती है इस चेहरे के पीछे, तो आप अपना ये चिलगोजे जैसा मुंह चलाना बंद कर दीजिए। उसकी बात सुन के अर्नव की आंखें छोटी सी हो जाती हैं। वो रूह के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके अगल बगल से पीछे देख के बोलता है, कहाँ हैं तुम्हारे ऋतिक रोशन? मुझे तो एक भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं अनिल कपूर की तरह मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गए हैं मुनक्को से डर के? जरा एक दो का नाम तो बताओ। रूह उसका टोन अच्छे से समझ रही थी। वो उसको उंगलियां दिखाते हुए बोलती है, खुद को ज़्यादा होशियार समझते हैं क्या आप? अगर समझते भी हैं तो मुझे कौन सा घंटा फर्क पड़ रहा है। और नाम सुनना है आपको तो सुनिए, मेरे कॉलेज में मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है। ये लंबी लंबी लाइन फिर टावर से भी बड़ी बड़ी, और उनके नाम थे चीकू, मिंकू, बबलू, मुन्नू, और सबसे बड़ा तो वो मिस्टर हैंडसम। हाय क्या लगता था, और जो लगता था बहुत खूब ही लगता था। रूह बस अपनी धुन में बोले जा रही थी, लेकिन उसकी बातें सुन के अर्नव की गुस्से से मुट्ठियां कस चुकी थीं। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब से बेखबर रूह तो टेप रिकॉर्डर की तरह बस बजे ही जा रही थी। अर्नव तो रूह का ध्यान न्यूज़ से हटाने के लिए उसको परेशान कर रहा था, लेकिन अब रूह की बात सुन के उसके गुस्से का गुब्बारा रूह को न्यूज़ बनाने की तैयारी में था। वो एक झटके से उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसकी कमर से लगा के उसे खुद में ही चिपका लेता है और उसे थोड़ा ऊपर करके उसकी गर्दन पर हाथ डाल के उसे लूडली किस करने लगता है। रूह की आंखें तो मोटू पतलू की तरह बाहर आ गई थीं। वो वहीं जम चुकी थी। थोड़ा होश आता है तो अर्नव को खुद से दूर धक्का देने लगती है, लेकिन अर्नव जैसा राक्षस ऊपर से ज्वालामुखी ऐसे ही थोड़ी हिलता है। कुछ देर रूह के होठों पे अपना गुस्सा निकालने के बाद वो उससे दूर होता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाके बोलता है, आज नाम बोल दिया है तुमने, लेकिन अगर आगे से कभी बोला तो उस अच्छ के तो सिर्फ तुम्हारे इन बाबू सोना बनी के इतने छोटे छोटे करूँगा कि देखने वालों के टुकड़े हो जाएंगे। तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। अगर कोई दिल दिमाग में बसा भी रखा है तो उसकी चिता जला देना, वरना मैं अर्नव स्टाइल में उसे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। रूह जिसकी सांसें अर्नव के किस करने के बाद बंद हो चुकी थीं, वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो अर्नव की बात सुन के उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए बोलती हैं, मिस्टर शहजादे, आप किसी रियासत के सुल्तान नहीं हैं और ना ही मैं आपकी गुलाम। तो अपने ये फरमान अपनी जेब में रखिए, वरना हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगी, समझे? आए बड़े मुझे धमकी देने वाले।
तुम मेरी गुलाम नहीं, मेरी बेगम बनोगी। इसे मेरी धमकी समझो या फिर मेरी जिद, मुझे दोनों से भी रत्ती भर की फर्क नहीं पड़ता। अर्नव रूह के गाल को छूते हुए जवाब देता है। रूह कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही अर्नव का फ़ोन रिंग करता है और अर्नव उसे आ रहा हूँ बोल के कॉल कट कर देता है। अर्नव घर से बाहर जाने लगता है कि जाने से पहले रूह को बोलता है, लंच लेके टाइम पर आ जाना, वरना मुझे भूख कंट्रोल करने की कोई सज़ा तो मिली नहीं है। फिर मैं अपनी फेवरेट चीज़ खाऊंगा। अर्नव अपने होठों पे अंगूठा फेरते हुए बोलती है। रूह जो पहले ही गुस्से में थी, उसकी बात सुन के उसका पारा और भी हाई हो चुका था। वो गुस्से से अर्नव को सुनाते हुए बोलती है, खुद को समझता क्या है? खुद करे तो शेख चिल्ली और मैं करूँ तो चिल्लम चिल्ली। जब देखो तब आर्डर ही झाड़ता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जानते नहीं कि इस बार आपका सामना रूह द ग्रेट से हुआ है। अगर आपकी इन ख्यालों की पतंग बना के आसमान में ना उड़ाई तो मेरा नाम भी रूह नहीं, और अगर फिर भी बच गए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगी। अरे नहीं यार, जानवरों को नहीं खिलाऊंगी, कहीं उनका पेट खराब हो गया तो। हाँ, ये ठीक रहेगा, डस्टबिन में डाल के कूड़े वाले को दे दूंगी। फिर कूड़े के ढेर में पड़े पड़े खुद ही बदबू में मर जाएंगे। रूह अपने रूम में आ जाती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल को अटेंड करती है। सामने से निकिता जी की आवाज़ आती है। लगता है दिल्ली जाके आप भूल गई हैं कि आपकी एक माँ भी है, या फिर आपको वहाँ का ऐशो आराम कुछ ज़्यादा ही भा गया है, जो आप सब कुछ भूल गई हैं कि आपको किस काम के लिए वहाँ पर भेजा गया है। रूह उनको जवाब देती हुए बोलती है, नहीं नहीं मालकिन, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही मैं डॉक्टर साहब को लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने उन्हें मना लिया है। हो तो उन्हें यहाँ कुछ ज़रूरी काम है, बस इसलिए वो यहाँ रुक रहे हैं, वरना तो मैं कब का उन्हें ले आती। रूह की बात सुन के निकिता जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ओके बोल के कॉल को कट कर देती हैं। रूह एक नज़र अपने फ़ोन को देखती है और फिर ना में सिर हिला के बालकनी की ओर चली जाती है। उसकी आंखों में एक नमी छाई हुई थी। वो कुछ देर वहीं बैठी रहती है। लंच टाइम में वो उठती है और फिर वह उठकर किचन में जाके लंच को रेडी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रूह की आंखें नम थीं, वहीं बिला में मातम पसरा हुआ था। अच की हाफ डेड बॉडी मिल चुकी थी। उसके पिता का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वहीं उसकी माँ एकदम शांति से अपने काम में लगी हुई थी। अपनी वाइफ को ऐसे शांत देखकर मिस्टर सिंह को फिक्र होने लगती है और उनके पास जाके बोलते हैं, जानकी, आज हमने अपना इकलौता बेटा खो दिया है और फिर भी तुम इतनी शांत कैसे हो? क्या तुम्हें जरा सा भी गम नहीं है हमारे बेटे की मौत का? उसकी बात सुन के जानकी जी बोलती हैं, गम तो है मुझे, लेकिन उस घटिया इंसान की मौत का नहीं, बल्कि इस बात का कि मैंने अपनी कोख से एक सपेरे को जन्म दिया था। मुझे इस बात पर कुछ भी गम नहीं है कि मैंने इतने घटिया इंसान को अपनी कोख में रखा। उसके लिए दर्द सा। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने पहली बार किसी लड़के की इज्जत लूटी थी। और आप किस बात का मातम मना रहे हैं?
अरे शुक्र मनाइए उस इंसान का जिसने आपके बेटे का ये हाल किया। उसे मुक्ति दे दी है इस दुनिया से, इस धरती से कुछ बोझ कम किया है। जानकी जी बोले जा रही थी। वहीं उनके पति विनाश सिंह गुस्से से लाल हो रहे थे। वो गुस्से में जानकी जी पे हाथ उठा देते हैं और उनके गले को पकड़ते हुए बोलते हैं, वो मेरा बेटा है और उसने कुछ गलत बिल्कुल भी नहीं किया। लड़कियां तो होती ही हैं हम मर्दों का दिल लगाने के लिए, और जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये सब किया है उसको तो मैं इसी दुनिया में नरक के दर्शन कराऊंगा। विनाश जी वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जानकी जी अपने गाल पे हाथ रख के बोलती हैं, काश आपने ये थप्पड़ अपने बेटे को लगाया होता तो आज उसकी ये दुर्दशा नहीं होती, वो जिंदा होता। लेकिन कमी तो मुझ में है कि मैं आज तक आपकी हर सही गलत बात को मानती रही, कभी आपके खिलाफ नहीं उठ पाई। भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि देना, वरना किसी दिन उनकी ये गलत सोच, लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करने की सोच एक दिन ले डूबेगी। विनाश जी अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि यश की बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। बाकी के सभी पुलिस ने कलेक्ट कर लिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर डॉक्टर उन्हें बताता है, जो वो सुन के तो सबके तोते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल के तो डॉक्टर भी डेड बॉडी की हालत देखकर शून्य पड़ गए थे। विनाश की डेड बॉडी लेके घर आ जाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अपने बेटे की चिता को अग्नि देते हैं और उस चिता की अग्नि में हाथ डाल के बोलते हैं, कसम है मुझे तेरी मौत की मेरे बेटे, मैं तेरी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा। जिसने भी तेरी ये हालत की है उसके तो मैं खुद अपने हाथों से ही मारूंगा। ऐसी हालत करूंगा कि उसकी 7 पुश्तें उसे जन्म देने से पहले 7 बार सोचेंगे। वहीं अर्णव अपने केबिन में बैठे के काम कर रहा था कि राहुल उसके पास भागता हुआ आता है और उसके सामने अपना लैपटॉप कर देता है। अर्णव सामने चलती हुई वीडियो को देखता है और उसकी आंखें एकदम से छोटी हो जाती हैं। आखिर क्या देख लिया अर्णव ने, जो वह एकदम से हैरान हो गया, यह जानेंगे हम आगे के भाग पर। अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।